स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ताकत का खेल का भाग 6। अब तक हमने ये जान लिया है कि खजाने की चाबी, वो जो देवता का पत्थर है, वो बस्ती से बाहर आ गया है और देवराज चौहान को अभी भी पता चला है कि उसे ताराराम बाहर ले तो आया था, लेकिन उसने कहीं छुपा दिया है और ताराराम, वो जो नील क्रेस्टो है, उसके कब्जे में है। देवराज चौहान ने खोज शुरू की क्योंकि वो कबीले वाले उनके पीछे हैं। 1 महीने की मोहलत दी हुई है उन्होंने देवराज चौहान और जगमोहन को, नहीं तो वो उन्हें मार देंगे। तो देवराज चौहान ढूंढ रहा है कि ताराराम मिले तो उससे पत्थर पता करें और पत्थर वापस बस्ती वालों को दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ताकत का खेल का भाग 6। नाम सिंह खुद को असंयत सा महसूस कर रहा था। रह रहकर वो बाहर देखने लगता तो कभी बगल में बैठी जॉर्जी को देखता। आगे बैठे दोनों आदमियों में से एक को वो अच्छी तरह से जानता था कि सरकार की तरफ से नील क्रेस्टो को मिला सरकारी गार्ड है, जिसने साल भर पहले डकैती भी की थी। पुलिस ने इसे भी पकड़ लिया था, लेकिन नील क्रेस्टो ने राजनीतिक दबाव डालकर उसे बचा लिया था। नाम सिंह उसे अच्छी तरह जानता था कि वो सरकारी गार्ड कम और बदमाश ज्यादा था। ताराराम का मुंह खुलवाना है तुमने कि उसने वो पत्थर कहाँ रखा है, जॉर्जी गंभीर सख्त स्वर में बोली। ये काम तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, नाम सिंह के होंठों से निकला। हम लोग? नाम सिंह ने हाथ के इशारे से आगे वाले गार्ड की तरफ इशारा किया। उसकी बात का मतलब समझकर जॉर्जी कड़वे स्वर में बोली, हम नहीं चाहते कि ताराराम उस पत्थर के बारे में बताने से पहले मर जाए, इसलिए सबको उससे दूर रखा हुआ है। अभी तक उससे प्यार से बात की जा रही है। नाम सिंह ने सिर हिलाया और गाड़ी के काले शीशों से बाहर देखने लगा। इसका मतलब? नाम सिंह ने गर्दन घुमाकर जॉर्जी को देखा। ताराराम के मुंह खुलने की देर है और वो मारा जाएगा? ऐसी बात नहीं है। वो हमें साफ मन से सहयोग देगा तो पहले की तरह सब ठीक रहेगा। लेकिन नाम सिंह जानता था कि पत्थर के बारे में बताने के बाद उसे मार दिया जाएगा। तुम उसका मुंह खुलवाने में कामयाब रहे तो 5 करोड़ तुम्हारे। ताराराम ने हमें सहयोग दिया तो 10 करोड़ उसके। वो फिल्म पूरी तरह से मेरे पैसे में बनेगी, जिसकी मैं हीरोइन होंगी। उसमें से भी फायदे का 5% तुम्हारा। नाम सिंह सब समझ रहा था कि उसे चारा डाला जा रहा है। सच? दिखावे के तौर पर वो बोला। हाँ, जॉर्जी मुस्कुराई। नाम सिंह ने उसकी कमीज में झांकने की चेष्टा की तो जॉर्जी थोड़ा आगे की ओर झुक गई कि उसे देखने में आसानी हो। नाम सिंह उसकी वफादारी का मतलब खूब समझ रहा था। कुछ देर बाद जॉर्जी बोली, नीचे बैठ जाओ नाम सिंह, इस तरह के बाहर का कुछ ना देख सको। क्या मतलब? उसकी कमीज के भीतर से नजरें हटाकर नाम सिंह ने उसे देखा। वो जगह आने वाली है जहां हमने ताराराम को कैद कर रखा है, जॉर्जी ने कहा। पापा नहीं चाहते कि तुम वो जगह देखो, इसलिए सिर नीचे कर लो। मैं तो इधर देख रहा हूं, नाम सिंह मुस्कुराया। मुझे बाहर देखने की फुर्सत ही कहाँ है। जॉर्जी ने उसे घूरा। नाम सिंह ने दांत फाड़े। इधर बाद में देख लेना, जो कहा है वो करो, जॉर्जी उखड़े स्वर में बोली। नाम सिंह सीट से आगे को सरक कर नीचे झुक गया। ठीक है, नाम सिंह मुस्कुराकर बोला। जॉर्जी ने हाथ से उसे और भी नीचे दबा दिया। कार तेजी से भागी जा रही थी। अगला दृश्य। देवराज चांद ने कार सड़क के किनारे रोक दी। नाम सिंह वाली कार एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में जा रुकी थी। जॉर्जी और नाम सिंह कार से निकलकर रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश कर गए थे। शाम के 7 बज रहे थे। रेस्टोरेंट की रोशनियां चमक रही थी। नाम सिंह ने आगे बढ़ते हुए गहरी सांस लेकर जॉर्जी को देखा। क्या है? जॉर्जी बोली। इस जगह को मैं जानता हूँ, बदनाम रेस्टोरेंट है। कई बार पुलिस वाले यहाँ रेड डालकर लड़के लड़कियों को खराब हाल में पकड़ चुके हैं। मुझे कार में छिपाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जॉर्जी कुछ नहीं बोली।
नाम सिंह के साथ आगे बढ़ती रही। रेस्टोरेंट के किसी कर्मचारी ने उसे नहीं रोका। स्पष्ट था कि जॉर्जी का यहाँ आना अक्सर होता रहता था। उसके बाप का दबदबा भी उसके साथ था। अगला दृश्य। देवराज चांद को वहां रुके 1-1.5 मिनट ही हुआ था कि उसने अपने पीछे एक और कार रुकती महसूस की। उसकी निगाह फौरन शीशे पर गई और दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। पीछे वाली कार जगमोहन की थी। देखते ही देखते जगमोहन अपनी कार से निकला और उसकी कार का दरवाजा खोलकर बगल में आ बैठा। तुम यहाँ कैसे? जॉर्जी के पीछे था मैं। वो दोपहर में जब नाम सिंह से मिलने आई, तभी मैं उसके पीछे लग गया था। तब वो सीधे अपने बाप के बंगले पर गई थी। मैं बाहर ही सुरक्षित जगह पर मौजूद रहा। फिर बाहर निकली तो पीछे लग गया। इस बार कार दूसरी थी और 2 आदमी साथ थे। जॉर्जी पीछे वाली सीट पर बैठी थी। वो फिर से नाम सिंह के पास आई और उसे लेकर चल दी। मैं उसके पीछे हो गया कि देखा बीच में तुम्हारी कार है। क्या ख्याल है? जॉर्जी नाम सिंह के साथ यहाँ क्या करने आई है? ताराराम से मिलने। ओह, तुम्हें कैसे पता? तब मैं नाम सिंह के पास ही था जब जॉर्जी का फोन आया कि वो आ रही है। उसे लेकर ताराराम के पास जाएगी। दोनों की नजरें मिली। इसका मतलब हमने ताराराम को पा लिया। देवराज चौहान खामोश रहा। नाम सिंह पर हम भरोसा कर सकते हैं। मुझे तो थाली के बैंगन जैसा हरामी लगा है। देखते रहो, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नाम सिंह जॉर्जी के साथ एक कमरे में गया कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर वजनी चोट की और उसे सिर्फ इतना ही याद रहा कि खड़े ही खड़े उसके होश गुम हो गए थे। अगला दृश्य। नाम सिंह को होश आया तो उसने खुद को फर्श पर पड़े पाया। सिर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। आंखें खोलते ही तीव्र रोशनी आंखों में पड़ी। वो तुरंत उठ बैठा। ये सामान्य सा खाली कमरा था। 3 कुर्सियां और एक टेबल था। एक कुर्सी पर जॉर्जी बैठी उसे देख रही थी। नाम सिंह कई पलों तक जॉर्जी को देखता रहा। क्या हुआ? जॉर्जी मुस्कुराई। मुझे बेहोश क्यों किया गया? यहां लाने के लिए। वो होटल असली जगह नहीं थी। ताराराम कहीं और था, यानी कि यहाँ। परंतु तुम रास्ता देखते जा रहे थे, जबकि पापा नहीं चाहते थे कि तुम जानो कि ताराराम कहाँ है। जॉर्जी ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। ओह, विश्वास नहीं मुझ पर? धीरे धीरे विश्वास जमेगा। सिर पर चोट ज्यादा तगड़ी तो नहीं पड़ी? नाम सिंह ने पुनः सिर को छुआ, फिर खड़ा हो गया। ताराराम से मिलने को तैयार हो? हाँ। लेकिन ये जगह कौन सी है? ये बताना होता तो तुम्हें बेहोश ही क्यों करते? नाम सिंह ने कुछ नहीं कहा, परंतु इतना तो उसे एहसास होता जा रहा था कि वो मुसीबतों में फंस चुका है। इधर ये और उधर देवराज चौहान जैसा खतरनाक इंसान। जॉर्जी उठ खड़ी हुई। आओ। दोनों एक दरवाजे की तरफ बढ़े। आगे जॉर्जी थी। दरवाजा खोलकर वो भीतर प्रवेश कर गए। सामने पतली सी गैलरी थी, जिसकी छत पर बल्ब जल रहे थे। गैलरी के दोनों तरफ दरवाजे नजर आ रहे थे। कुछ दरवाजों को पार करके जॉर्जी नाम सिंह के लिए एक दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई। भीतर के हालात देखते ही नाम सिंह की आंखें सिकुड़ी। वो 8x8 का कमरा था। ताराराम एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके सिर के बाल उलझे हुए थे, जैसे कि वो लंबे समय से नहाया ना हो। कपड़े मैले होकर तार तार हो रहे थे। चेहरा कई जगहों से सूजा हुआ था। स्पष्ट था कि बराबर उसकी पिटाई की जा रही है। पास ही एक प्लेट में सूखी रोटियां पड़ी थी और कोने में पानी का घड़ा पड़ा था। कुल मिलाकर वो बुरे हाल में था। शेव बढ़कर दाढ़ी का रूप ले चुकी थी। दोनों की नजरें मिली। कमजोर सा दिख रहा ताराराम उठकर बैठ गया। नाम सिंह गंभीर निगाहों से ताराराम को देख रहा था। नाम सिंह, तू? नाम सिंह एकाएक कुछ न कह सका। ताराराम ने नफरत भरी निगाहों से जॉर्जी को देखा। और रास्ता ना मिला तो इसे मेरे सामने ले आई? ताराराम कड़वे स्वर में कह उठा। ये खुद ही आने में दिलचस्पी दिखा रहा था, जॉर्जी बोली। तुमसे मिलना चाहता था। ये तेरी क्या हालत हुई पड़ी है ताराराम? नाम सिंह ने दुख भरे स्वर में कहा और 2 कदम दूर पड़ी कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला।
मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि तू शहर से बाहर गया है और जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन इस बुरे हाल में यहाँ है। नील क्रेस्टो को नेता बनाया था, बहुत मेहनत की थी मैंने। ताराराम कड़वे स्वर में कह उठा। उसका इनाम मिला है मुझे, देख ले अच्छी तरह से। मैं वही ताराराम हूं जिसके सूट पर मक्खी बैठती थी तो वह सूट बदल देता था। नाम सिंह ने गहरी सांस ली और सिगरेट सुलगाकर ताराराम को दी। ताराराम ने लंबा राहत भरा कश लगाया। सुना है खजाने का चक्कर है कोई? नाम सिंह गंभीर स्वर में बोला। हाँ। ताराराम ने व्यंग भरी निगाहों से उसे देखा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे को पता ना हो। पता है, बात को पक्का कर रहा हूं कि जो पता है वो सच है क्या? नाम सिंह ने पास खड़ी जॉर्जी के चेहरे पर नजर मारकर ताराराम को देखा। तेरे को पता है जॉर्जी फिल्म की हीरोइन बनने जा रही है? खबर अच्छी है, वैम्प का रोल बढ़िया करेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। नाम सिंह बोला। कुछ ही महीनों में फिल्म बनकर पब्लिक के सामने भी आ जानी है। ताराराम उसे घूरने लगा। मुझे ये बात क्यों बता रहा है? फिल्म बनने दे। जॉर्जी के भविष्य में पत्थर क्यों डाल रहा है? जो गड़बड़ की है इसके बाप ने की है। इसने तो हमारे साथ बुरा नहीं किया। तो इस वक्त जॉर्जी की नहीं, नील क्रिस्टो की कैद में है। कहना क्या चाहता है? फिल्म बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। तू उस पत्थर के बारे में बता दे। खजाना हाथ आते ही फिल्म बन जाएगी। तेरे को 10 करोड़ और मुझे 5 करोड़ मिलेंगे। मालूम है तेरे को कि फिल्म कौन बना रहा है? वो अपना राम सिंह, जो गांव में हमारे साथ तालाब में नहाया करता था, जो पीछे मुंबई में मिला था हमें। साले की क्या लाइट है, क्या हिट फिल्में दे रहा है। दोस्तों, यहाँ लाइफ होना चाहिए था। साले की क्या लाइफ है, क्या हिट फिल्में दे रहा है। ताराराम उसे देखे जा रहा था। नाम सिंह ने कुर्सी जरा और आगे खिसकाई। तू बता क्यों नहीं देता कि देवता का वो पत्थर कहाँ है? नहीं बताया तभी तो अब तक जिंदा हूं। ताराराम का स्वर कड़वा था। पागलों वाली बात करता है तू। नील क्रिस्टो अपना कोई दुश्मन तो नहीं? फिर जॉर्जी भी तो है बीच में। ये सब संभाल लेगी, तेरे को कुछ नहीं होने देगी। क्यों जॉर्जी? वो तो मैं कब से कह रही हूँ कि देवता का पत्थर हमें दे देने में इसके मजे ही मजे हैं। जॉर्जी फौरन मुस्कुराकर कह उठी। लेकिन ताराराम मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देगा। जा, तू चाय लेकर आ। नाम सिंह ने जॉर्जी को देखते हुए आंख दबाई। बढ़िया चाय बनवाना, साथ में कुछ खाने पीने को भी ले आना। जॉर्जी हिचकिचाई। क्या हुआ? पापा ने कहा था तुम दोनों को अकेला न छोड़ूं। तेरा पापा अब यहाँ नहीं है। समझा कर, मुझे इससे बात करनी है। वो तेरे सामने नहीं होगी। तेरे को वो पत्थर चाहिए ना? मिल जाएगा, बात करने दे मुझे। कहकर राम सिंह ने पुनः आंख दबा दी। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देती हूँ। हाँ हाँ कर दे, चाय जल्दी लाना। जॉर्जी कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दोनों की नजरें मिली। ताराराम कश लेकर बोला। तो इन लोगों तो इन लोगों के चक्कर में फंसकर यहाँ आ गया। कितना लालच दिया इन्होंने। मेरे को गलत मत समझ, मैं वही नाम सिंह हूँ। नाम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। जहां पर तेरी जान का मामला हो वहां मेरे लिए रुपया पैसा कुछ नहीं। तू खतरे में है ताराराम। ये कौन सी नई बात बता रहा है तू? नई बात तो ये है कि अगर तू यहां से बच गया तो बाहर नहीं बच सकेगा। क्या मतलब? देवराज चौहान को जानता है? डकैती मास्टर देवराज चौहान। हाँ। ताराराम की नजरें नाम सिंह के चेहरे पर जा टिकी। नील क्रेस्टो ने बताया था कि देवराज चौहान उसके लिए देवता का पत्थर पाने के लिए बस्ती में जा पहुंचा था, लेकिन मैं उस पत्थर को ले भागा। वही देवराज चौहान मुझसे मिला था, कल भी मिला था, आज भी मिला था। क्यों? ताराराम के होंठों से निकला। नाम सिंह ने देवराज चौहान की कही सारी बातें बताई। ताराराम के होंठ भिज गए। ये सब चाल है नील क्रेस्टो की। क्या मतलब? देवराज चौहान नील क्रेस्टो के लिए काम कर रहा है। मेरे ख्याल में वो अब भी उसके लिए पत्थर पाना चाहता है। ताराराम, गंभीर स्वर में कह उठा नाम सिंह। अपना तो धंधा ही ऐसा है कि सच झूठ को फौरन पकड़ लेते हैं हम। देवराज चौहान मुझे सच बोलता लगा था। उसकी बातों में बनावट नहीं थी। वो ठीक कहता लग रहा था कि बस्ती वालों ने उन्हें इसी शर्त पर छोड़ा है कि वो उनके देवता का पत्थर उन्हें वापस लौटा देंगे।
ताराराम उसे देखता रह गया। देवराज चौहान का कहना है कि बस्ती वाले अब भी उसके पीछे हैं। बिल्ला, भेड़ू और जोड़ा का नाम ले रहा था। तेरे को तो सब बातें बता ही दी हैं। हाँ, तूने देवराज चौहान की कही जो बातें बताई वो सब ठीक है। ताराराम सोच भरे स्वर में बोला। लेकिन बिल्ला तो मर गया था, हमारी गोलियों से ही वो मरा। देवराज चौहान कह रहा है कि वो जिंदा है तो वो जिंदा ही होगा। क्यों झूठ बोलेगा? शायद वो बच गया हो। तो इस मामले में कैसे आया? ये सब कैसे शुरू हुआ? ताराराम ने बताई सारी बात। नाम सिंह ने सब सुना। जॉर्जी कहती है कि उन्होंने अशोक, विकास, सोनू और अजीत को मार दिया है। हाँ, ताराराम गंभीर स्वर में कह उठा। अजीत और सोनू तो मेरे सामने ही मर गए थे। जब हम बस्ती से पत्थर लेकर घोड़ों पर सवार होकर निकले तो कुछ ही घंटों में दिन निकल आया था। घाटी वाला रास्ता पार करके हम जंगल में दूर तक आ गए थे कि तभी नील क्रेस्टो के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। वो जान गए थे कि हम वहां से पत्थर लेकर आ गए हैं। वो हमसे पत्थर छीन लेना चाहते थे जो कि मेरे पास था। सोनू और अजीत तो मेरे देखते ही देखते मारे गए। मैं भाग निकला, उनके हाथ नहीं आया। नाम सिंह की आंखें सिकुड़ चुकी थी। उसके बाद मैं किसी तरह बचकर इसी शहर में वापस आ गया। अशोक तो पहले ही मुझसे अलग हो गया था। मुझे शक था कि वो भी मारा गया है। उस शहर में पहुंचते ही नील क्रेस्टो के आदमियों ने मुझे पुनः पकड़ लिया। उसके आदमियों का जाल हर तरफ फैला हुआ था। नील क्रेस्टो से ही मुझे पता चला कि अशोक भी, विकास भी मारा जा चुका है। मैं भी मारा जाता अगर उसे पत्थर के बारे में बता देता। नाम सिंह गंभीर निगाहों से उसे देखता रहा। दोनों में कई पलों तक चुप्पी रही। ताराराम कुछ कहने लगा कि दरवाजे पर आहट हुई। दोनों की निगाह दरवाजे पर जा टिकी। दरवाजा खोलकर जॉर्जी भीतर आई। हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के प्यालों के अलावा खाने के लिए बिस्कुटों से भरी प्लेट थी। नाम सिंह ने ट्रे थाम कर नीचे रखी और चाय का प्याला उठा लिया। बताया इसने पत्थर के बारे में? जॉर्जी का स्वर व्याकुलता से भरा था। नाम सिंह ने चाय का घूंट भरते हुए उखड़ी निगाहों से उसे देखा। अभी बात हो रही है, तुम बार बार बीच में मत बोलो। क्या बात हो रही है? जॉर्जी ने ताराराम पर नजर मारी। पत्थर के बारे में ही बात हो रही है। नाम सिंह ने गर्दन घुमाकर पूरी तरह जॉर्जी को देखा। ये तुमसे और नील क्रेस्टो से बहुत नाराज है। मैं वो नाराजगी दूर करने की चेष्टा कर रहा हूं। तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे? हाँ। कैसे? तुम खुद समझदार हो। नाम सिंह ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। दो पल खामोश रहकर जॉर्जी बोली, समझ गई। मैं अभी तैयार हूं। अभी कुछ नहीं हो सकता। ताराराम की हालत तुम्हारे सामने है। वैसे भी इस समय मैं बात कर रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ। इससे हमें बात करने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें पत्थर पत्थर चाहिए ना? खजाना? जॉर्जी ने सहमति से सिर हिला दिया। तो फिर जाओ, हमें बात करने दो। कुछ देर बाद आना। मैं तुम्हारे और नील क्रेस्टो के फायदे की ही बात कर। ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आऊंगी, जॉर्जी ने कहा। फिर ताराराम से बोली, तुम्हें अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहिए ताराराम। हमारे साथ मिल जाओ। इस तरह तुम खुद को भी और हमें भी दुख दे रहे हो। ताराराम ने जॉर्जी को घूरा। मुझे अपनी शराफत का इश्तिहार मत दिखाओ। तुम्हारे बाप को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आधे घंटे बाद आना। जॉर्जी बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दी गई। नाम सिंह ने चाय का प्याला ट्रे में रखा। ताराराम ने चाय के प्याले को हाथ नहीं लगाया था। अब तुम क्या चाहते हो ताराराम? मुझे, ताराराम सपाट स्वर में बोला, मेरे ख्याल में तुम नील क्रेस्टो के लिए काम कर रहे हो। वहम है तुम्हारा। मैं देवराज चौहान की वजह से इस मामले में। देवराज चौहान भी नील क्रेस्टो के लिए ही काम करता हो सकता है कि? नाम सिंह ने ताराराम को घूरा। सब पर शक करोगे तो काम कैसे चलेगा? नाम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। तो अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहां से बाहर निकालो, ताराराम ने शब्दों को चबाकर कहा।
मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त कौन सी जगह पर हो। क्या मतलब? ताराराम की गुस्से भरी आंखें सिकुड़ी। नाम सिंह ने बताया कि कैसे उसे यहाँ लाया गया था। जॉर्जी ने यह दिखावा किया कि जिस रेस्टोरेंट में मुझे ले गई थी उसका तुम्हारी कैद से कोई वास्ता नहीं, लेकिन वास्ता अवश्य है, वरना वो मुझे वहां लेकर क्यों जाती। नाम सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा, इतना तो कह सकता हूं कि तुम वहां से कहीं करीब ही कैद में हो। ताराराम कुछ नहीं बोला। नील क्रेस्टो के कई ठिकाने हैं ऐसे जिन्हें वो 2 नंबर के कामों के लिए इस्तेमाल में लाता है। उसका ये वाला ठिकाना हमारा देखा हुआ नहीं है। वो रेस्टोरेंट नील क्रेस्टो का ही है। ताराराम ने शब्दों को चबा कर बोला। वहां पर हर गलत काम होता है। दिखाने के लिए वो रेस्टोरेंट किसी और के नाम का है। उस रेस्टोरेंट के बारे में नील क्रेस्टो ने हमसे छिपा कर रखा था, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि वो उसी का है। ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बात बताऊं। नाम सिंह ने सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में बोला, जो बात है सब तेरे को बता दी। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। सच मान, मैं तेरे साथ हूं। जो कहेगा वही करूंगा। तेरे भले की बात ही करूंगा। ताराराम होंठ भींचे उसे देखने लगा। देवराज चौहान को मत भूलना, मुझे वो आदमी सच कहता लगा है। नाम सिंह गंभीर था। यानी कि तू ना तो यहां पर सुरक्षित है और ना ही बाहर। मुझे यहां से बाहर निकाल। ताराराम शब्दों को चबा कर कह उठा, मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूं। तू जानता है कि दिमाग से काम लेना अपना धंधा है। वैसे भी मुझे नहीं मालूम कि तू कहाँ है। ये काम देवराज चौहान जैसा जैसा डकैती मास्टर अच्छी तरह कर सकता है। मेरे ख्याल में तो तू नील क्रेस्टो से ज्यादा देवराज चौहान के हाथों में सुरक्षित है। वो खरा आदमी लगा है मुझे। क्या कहना चाहता है? देवराज चौहान ने रात को मुझे फोन करना है। बोल, उसे बोलूं कि तेरे को तलाश करके यहां से निकाल ले। तू मुझे एक मुसीबत से निकाल कर दूसरी मुसीबत में। मैंने कहा है कि देवराज चौहान के हाथों में पहुंचकर तू बच सकता है, लेकिन नील क्रेस्टो तो तेरे को पक्का खत्म कर देगा। ताराराम कठोर नजरों से नाम सिंह को देखने लगा। बस्ती वालों के खतरनाक लोग भी शहर में हैं। वो अपने देवता का पत्थर लेने के लिए और तेरे को खत्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। नाम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी मान तो देवराज चौहान के पांव पकड़ ले। वो पूरी कोशिश करे तो शायद तेरे को उन लोगों से बचा ले। ताराराम पीछे को खिसका और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। नाम सिंह उसके दाढ़ी वाले चेहरे को देखने लगा। लंबी खामोशी के बाद ताराराम ने कहा, देवराज चौहान को बोल मुझे यहां से निकाल ले। अगर उसने तुम्हें यहां से निकाल लिया तो वो देवता का पत्थर वापस मांगेगा। नाम सिंह गंभीर था। दे दूंगा, लेकिन बस्ती वालों के हाथों से मुझे बचाना होगा। ये बात तुम मुझसे कर लेना। नाम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी करूंगा। ताराराम खामोश रहा। तेरे को खजाने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। नील क्रेस्टो की दगाबाजी से ये सब हुआ। मैंने उसे खजाने के बारे में बताया कि वो मेरे साथ मिलकर चलेगा और हम आधा आधा कर लेंगे खजाना, लेकिन वो चुपके से निकल गया पूरा खजाना पाने के लिए। ऐसे में मुझे तो गुस्सा आना ही था। मैं पंत, दीपक, विकास, अशोक, अजीत और सोनू के साथ वहां जा पहुंचा। अगर नील क्रेस्टो मेरे से दगाबाजी ना करता तो अब तक सब कुछ ठीक हो जाना था। वो वक्त बीत चुका है। जो वक्त आने वाला है उसके बारे में। तभी बाहर से दरवाजा खोले जाने की आवाज के साथ जॉर्जी ने भीतर प्रवेश किया। उसने पैनी नजरों से दोनों को देखा, फिर नाम सिंह से कह उठी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत वक्त दिया नाम सिंह, कोई फायदा हुआ? नाम सिंह उठ खड़ा हुआ। बाहर चलो, बात करते हैं। जॉर्जी नाम सिंह के साथ बाहर आ गई। जॉर्जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। ताराराम ने पत्थर के बारे में मुंह खोला। मैंने उससे बात करके उसका दिमाग ठीक किया है, वरना वो तुमसे और नेताजी से बहुत खफा है। उसका कहना है कि नेताजी ने उसे धोखा दिया है जब उसने खजाने के बारे में। अब की बात करो। जॉर्जी झुंझला उठी। 2-4 दिन का वक्त मांगा है उसने। क्यों? सोचने के लिए। मैंने उसके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया है कि तुम और नेताजी उसका भला चाहते हो। खजाना मिलने पर तुम लोग 10 करोड़ देने को कह रहे हो। बात करके रकम बढ़ाई भी जा सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 20 करोड़ दे देंगे। जॉर्जी फौरन कह उठी, इस तरह एकदम हाँ मत कहो। नाम सिंह मुंह बनाकर बोला, झूठा लगता है।
जॉर्जी ने उसे घूरा। इस वक्त हम बातें कर रहे हैं। ताराराम यहाँ मौजूद नहीं है और मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने ताराराम को कुछ भी नहीं देना है। मेरे सामने खामखा ड्रामा मत करो। नाम सिंह मुस्कुराकर बोला। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगी। 5 करोड़। और कहते हुए नाम सिंह ने उसकी कमीज में झांकने की कोशिश की। और भी मिल जाएगा। कब? जब वो देवता का पत्थर हमें मिल जाएगा। जॉर्जी बोली। ताराराम से अब कब बात करोगे? मेरे ख्याल में 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बात करना ठीक रहेगा। इस बीच ताराराम को तुम लोग भी तंग नहीं करोगे। उसे खाने पीने को ठीक देना, वरना मेरी मेहनत पर फिर पानी फिर जाएगा। मैंने कठिनता से उसे समझाया कि तुम लोगों से बनाकर रखने में ही उसका भला है। मेहरबानी। काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारी मेहनत अवश्य मिलेगी। वो क्या है? नाम सिंह ने फौरन गर्दन घुमाई। उसी पल हाथ में छिपा रखी लोहे की चीज जोर से उसके सिर पर दे मारी। नाम सिंह के घुटने मुड़ते चले गए। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगला दृश्य। 2 घंटे होने को आ रहे हैं। जगमोहन कह उठा। उन्हें अब तक बाहर आ जाना। बातचीत लंबी भी हो सकती है। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। सामने से आती रेस्टोरेंट की रोशनी में थोड़ा बहुत उसका चेहरा नजर आ रहा था। दोनों कार में बैठे थे। रात के 9 बज रहे थे। वो तो रात भी लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? देवराज चांद ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। नाम सिंह के बाहर आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जगमोहन गहरी सांस लेकर कह उठा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ताराराम यहाँ होगा, इस रेस्टोरेंट में? नाम सिंह को वो यहाँ लेकर आए हैं, तो ताराराम को भी यहीं होना चाहिए। देवराज चौहान बोला। सुरक्षित जगह है। कोई सोच भी नहीं सकता कि नील क्रेस्टो का इस जगह से वास्ता हो सकता है। करीब 9:30 बजे उन्हें जॉर्जी के साथ नाम सिंह और वो दोनों व्यक्ति होटल से बाहर निकलते दिखे। नाम सिंह रह रहकर सिर पर हाथ लगाता दिखा। वो आ गए हैं। जगमोहन होंठ भींच कर बोला। देवराज चौहान की निगाह उन पर टिकी। वो चारों होटल में वो चारों होटल की पार्किंग में खड़ी उस कार में बैठे जिसमें वो आए थे। जब वो कार वहां से निकलकर सड़क पे आई तो उनकी कार पीछा करने लगी। जगमोहन की कार वहीं खड़ी रही थी। ये लोग कहाँ जाएंगे? देखते हैं। देवराज चांद गंभीर स्वर में बोला। मेरे ख्याल में ताराराम से मिल चुका है नाम सिंह, वरना रेस्टोरेंट में 2 घंटे से ज्यादा नाम सिंह को न रखा जाता। ये भरोसे का है भी। नाम सिंह को इस्तेमाल करके मैं चांस ले रहा हूं। देवराज चांद बोला। अब इस मामले में आकर नाम सिंह फंस गया है। अगर वो नील क्रिस्टो का साथ देगा तो वो नाम सिंह को खजाने का राजदार नहीं बनाना चाहेगा। ऐसे में वो पहला मौका मिलते ही नाम सिंह को मार देगा। नाम सिंह ये बात समझता है। समझदार होगा। जिंदा रहना हो चाहता होगा तो जरूर समझेगा। नहीं समझेगा तो मरेगा। देवराज चौहान सावधानी से ड्राइव करता फासला रखकर उस कार का पीछा कर रहा था। बातों के दौरान जगमोहन की निगाह भी आती जाती कार पर थी। कभी कभार तीसरी कार बीच में आ जाती थी। फिर वो कार नाम सिंह के घर के पास बाहर की सड़क पर रुकी और नाम सिंह को उतारकर आगे बढ़ गई। जगमोहन और देवराज चौहान की नजरें मिली। देवराज चौहान ने पहले ही कार रोक दी। नाम सिंह सड़क पर खड़ा अपना सिर को टटोल रहा था। जॉर्जी वाली कार को जाते देख रहा था जो दूर जा चुकी थी। आते जाते वाहनों की हेडलाइट में उसका शरीर चमक उठता था। कोई और कार तो नहीं है पीछे? देवराज चौहान ने नाम सिंह पर नजरें टिकाए कहा। जगमोहन ने आसपास नजरें घुमाते हुए अपनी पूरी तसल्ली की। तब तक नाम सिंह आगे बढ़ गया था और अपने घर को जाने के लिए तब तक नाम सिंह आगे बढ़ गया था अपने घर जाने के लिए। और कोई कार पीछे नहीं है, आखिरकार जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ाई और सड़क के किनारे आगे बढ़ते नाम सिंह के पास कार रोकी। नाम सिंह ठिठका। उसने जरा सा कार के भीतर झांका। जगमोहन दिखा। भीतर बैठ जाओ नाम सिंह। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी तो वो 2 पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। बैठ जाओ। नाम सिंह ने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। तुम मेरे पीछे थे? नाम सिंह के होंठों से निकला।
कब से? जब जॉर्जी तुम्हें लेने आई। ओह, फिर तो तुमने सब देखा होगा कि मैं कहाँ गया। हाँ। दूसरी बार वो मुझे कहाँ ले गए थे? दूसरी बार? पहले वो मुझे रेस्टोरेंट में ले गए थे। उसके बाद वहां से जिधर ले गए थे वहीं पर ताराराम कैद है। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। तुम सिर्फ रेस्टोरेंट में गए थे, इसके अलावा कहीं भी नहीं गए, जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में कहा। क्या हुआ था भीतर, हमें बताओ, तभी समझ में आएगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कौन हो? जगमोहन। ओह। फिर नाम सिंह रेस्टोरेंट के भीतर हुई सारी बातें बताने लगा। उसके बाद ताराराम से मुलाकात के बारे में बताने लगा। कार में 5 मिनट तक उसकी ही आवाज सुनाई देती रही। नाम सिंह खामोश हुआ तो देवराज चांद बोला, क्या रेस्टोरेंट के पीछे भी दरवाजा है? होगा, मुझे नहीं मालूम। तुमने ये बात क्यों पूछी? क्योंकि वो लोग तुम्हें रेस्टोरेंट तक ले गए, उसके बाद जॉर्जी तुम्हें लेकर भीतर चली गई। उनके साथ के दोनों व्यक्ति बाहर खड़ी कार के पास ही रहे। तुम 2 सवा 2 घंटे बाद पुनः नजर आए, जॉर्जी के साथ बाहर आए। उसके बाद जॉर्जी ने तुम्हें यहां छोड़ दिया था। ये कैसे हो सकता है कि भीतर मुझे बेहोश कर दिया था, और बेहोश करने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो तुम्हें कहीं ले गए हैं। तुमने स्पष्ट तौर पर रेस्टोरेंट देख लिया था। तुम्हारा शक आगे ना बढ़े इसके लिए तुम्हें बेहोश किया, और होश आने पर यही कहा कि रेस्टोरेंट से तुम्हें दूसरी जगह लाया गया है जहां ताराराम कैद है, ताकि तुम यही सोचो कि ताराराम की कैद का रेस्टोरेंट से कोई वास्ता नहीं। ऐसा ही वापसी के वक्त किया गया, ताकि तुम यही सोचो कि पुनः तुम्हें रेस्टोरेंट में लाया गया है। नाम सिंह ने व्याकुलता से पहलू बदला, फिर कह उठा, मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि ताराराम से मेरी क्या बात हुई। जो है तुम्हारे सामने है। अब मुझे इस मामले से बाहर निकालो। मैं इसमें यूं ही फंस गया हूं। यूं ही नहीं फंसे, तुम अपने दोस्त ताराराम को बचा रहे हो, बचाना चाहते हो। देवराज चौहान बोला, अपने को मुसीबत में डालकर दूसरे की जान बचाना ठीक नहीं। इधर तुम लोगों ने मेरी बांह पकड़ रखी है, और दूसरी बांह जॉर्जी और उसके नेता बाप के हाथों में है। मैं तुम लोगों के बीच पिस जाऊंगा। हमारा साथ देते रहो, बचे रहोगे, जगमोहन बोला। तो ताराराम कुछ भी बताने को तैयार नहीं? नहीं, उसका कहना है कि पहले मुझे कैद से छुड़ाओ, नाम सिंह बोला। वो किसी पर विश्वास नहीं कर रहा। उसे शक है कि देवराज चौहान अभी भी नील क्रेस्टो के लिए काम करता हो सकता है। तुमने समझाया नहीं कि ये गलत है, और समझाया, नाम सिंह ने गर्दन हिलाई, लेकिन वो अपनी बात पर टिका रहा। ताराराम की शुरू से ही आदत है कि वो दूसरों पर कम ही विश्वास करता है। इस वक्त तो वो मुझ पर भी पूरी तरह से नहीं विश्वास कर रहा। उसका विश्वास जीतना है तो सबसे पहले उसे कैद से छुड़ाओ। मैं नहीं जानता वो कहाँ कैद है। वो उसी रेस्टोरेंट में है जहां जॉर्जी तुम्हें लेकर गई थी, देवराज चौहान बोला। हो सकता है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में उन्होंने भ्रम डाल दिया है कि तुमने हमें जो कहा सच कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी कोई बात झूठी निकली तो तुम्हारी। मैंने वही कहा तुम लोगों को जो सच है, नाम सिंह जल्दी से कह उठा। मालूम हो जाएगा। कुछ पल कार में खामोशी रही। मुझे उतार दो, नाम सिंह कह उठा। मुझे कहाँ ले चल रहे हो? तुम हमारे साथ रहोगे, देवराज चौहान बोला। हम उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे जहां ताराराम को कैद कर रखा है। क्यों मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हो? नाम सिंह हड़बड़ा कर कह उठा। नील क्रेस्टो को पता चल जाएगा कि मैं वहां फिर गया था, ताराराम को ढूंढने के फेर में। ऐसे में वो मुझे। खामोश रहो। तुम हमारे साथ वहां चलोगे। ताराराम को हमने वहां से निकालना है। ताराराम तो बच जाएगा, नाम सिंह भरे स्वर में बोला, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। अगला दृश्य। रात के 11:30 बजे नाम सिंह जगमोहन और देवराज ने उस चौहान नाम सिंह जगमोहन और देवराज चौहान ने उस रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। उस रेस्टोरेंट में विस्की, कमरों से लेकर हर चीज हासिल थी। वहां के कॉमन हॉल का माहौल देखकर ही अंदाजा लग जाता था कि ये कैसा रेस्टोरेंट है। सिगरेट, स्मैक, चरस के धुएं से वहां का वातावरण भरा हुआ था। विस्की की स्मेल भी वहां फैली हुई थी।
लड़के नुमा वेटर छोटी सी ट्रे में पैग रख के इधर उधर भागे जा रहे थे। टेबलों पर युवक युवतियां बैठे हर चीज का मजा ले रहे थे। वो तीनों इस वक्त मेकअप में थे। देवराज चौहान ने दाढ़ी मूंछों के साथ नजर जैसा प्लेन चश्मा लगा रखा था। जगमोहन ने लंबे बालों वाली विग और ठोड़ी तक लटकती मूछें लगा रखी थी। नाम सिंह ने फ्रेंच कट दाढ़ी मूछें लगा रखी थी। कपड़े भी दूसरे पहन रखे थे कि कोई कपड़ों के दम पर उसे पहचान ना ले। वो तीनों एक खाली टेबल पर जा बैठे। वहां का माहौल आवारगी से भरा था। रेस्टोरेंट के हॉल के एक तरफ का दरवाजा नजर आ रहा था। वहां जोड़े जा रहे थे, आ रहे थे। वो तगड़े नशे में लग रहे थे। तभी छोकरे जैसा वेटर वहां आ पहुंचा। कुछ लाऊं सर जी? ले आ। क्या? बड़े बड़े विस्की के 3 पैग। छोकरा चला गया। बहुत विस्की पीते हो? नाम सिंह बोला। मैं नहीं पीता। अभी तो विस्की मंगाई तुमने, तुम्हारे लिए। मैं? जॉर्जी तुम्हें कहाँ ले गई थी? देवराज चांद ने हर तरफ नजर घुमाते हुए कहा। वो उस दरवाजे के पीछे, उस तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। उन्हीं जैसे वो एक कमरे में ले गई थी। वहां पहुंचते ही मेरे सिर पर चोट पड़ी और मैं बेहोश हो गया। कैसा था वो कमरा? साधारण सा। मेरा मतलब उस कमरे से कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। मेरा मतलब उस कमरे से कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ? राम सिंह सोच भरे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इतना तो पक्का है कि जॉर्जी यहां आने के बाद तुम्हें लेकर बाहर नहीं गई। ताराराम को यहीं कैद कर रखा है। जगमोहन दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा। उसने तुम्हें धोखे में डाला कि ताराराम यहां नहीं है। तभी छोकरा वेटर ट्रे में रखे विस्की के 3 बड़े गिलास ले आया और टेबल पर रखकर बोला। साहब लोग अकेले हैं? अकेले? जगमोहन बोला। हम 3 हैं, दिखता नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। लड़का हंसकर बोला। फीमेल पार्टनर से है, कहें तो इंतजाम कर दूं? इंतजाम? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। जी, इधर छोकरी भी मिलेगी, जगह भी मिलेगी। पटाखा छोकरी है। आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सुन। जी। बहुत बम छोकरी है हमारे पास। एक नहीं, 3। वो सब इधर ही आने वाली हैं। ओ, तू जगह दिखा। वहां इत्र वित्र छिड़क कर रखा है ना? आप जगह देखें तो साहब जी पसंद आएगी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुम जाओ इसके साथ। जगमोहन ने कहते हुए नाम सिंह को देखा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। वो जगमोहन का इशारा समझ गया था कि भीतर जाकर उस जगह को चेक करे जहां नाम सिंह को बेहोश किया गया था। नाम सिंह ने विस्की का गिलास उठा लिया था। अब तू विस्की पीने बैठ गया? जगमोहन बोला। भीतर जाकर कमरा देख, वो आने वाली होंगी। नाम सिंह ने एक ही सांस में गिलास खाली करके टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। चलो। हाथ से होंठों को साफ करता हुआ कह उठा। बहुत जल्दी चढ़ा गया। यही स्पीड है तो एक और चढ़ा जा। नाम सिंह ने दूसरा गिलास उठाकर भी खाली कर दिया। खूब। जगमोहन ने गहरी सांस ली। ये ध्यान रखना कि इसके पैसे तूने ही देने हैं। नाम सिंह हंसा और तीसरे गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, जगमोहन ने वो गिलास पीछे कर लिया। ये तेरी वापसी तक संभाले रखूंगा। मत दे, आकर पी लूंगा। नाम सिंह ने कहा और देवराज चांद के साथ आगे बढ़ गया। वो छोकरा वेटर उन दोनों को साथ लिए उस दरवाजे के भीतर चला गया। भीतर 3 फीट चौड़ी गैलरी के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हर कमरे में 4 फीट का तख्त गद्दे के साथ मौजूद था। साहब जी, इधर पुलिस भी छापा नहीं मारती। घर की तरह सुरक्षित जगह है। छोकरी के साथ जगह चाहिए तो 3,000 रुपए दोनों चीजों के, 1 घंटे के लिए। सिर्फ जगह चाहिए तो 1,000, 1 घंटे के लिए। पूरी रात के लिए? नाम सिंह हंसा। उस पर हल्का नशा सवार हो चुका था। पूरी रात की जगह के लिए 3,000। खाना पीना आपका होगा। देवराज चौहान नाम सिंह से फुसफुसाया। वो कमरा कौन सा है जहां जॉर्जी तुम्हें? ओह, मैं तो भूल ही गया था। वो उधर, वो कमरा ठीक रहेगा। देवराज चौहान नाम सिंह के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां जॉर्जी उसे ले गई थी और बेहोश कर दिया था। देवराज चौहान के इशारे पर नाम सिंह ने उस लड़के को बाहर ही बातों में लगाए रखा। भीतर देवराज चौहान ने 2-3 मिनट में कमरे को चेक कर लिया। वहां कोई गुप्त रास्ता नहीं था। देवराज चौहान बाहर निकला। लाइए साहब जी, नोट दीजिए।
आपके लिए ही कमरा बुक कर। ये फालतू बातें छोड़, देवराज चौहान बोला। ये फालतू बातें छोड़, देवराज चौहान बोला। काम की बात सुन। काम की बात? तेरे को ₹1,00,000 मिलेगा, हम देंगे। ₹1,00,000? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हम किसी को 10-20 दिन के लिए छुपा सकें। मैं समझा नहीं, युवक के होठों से निकला। किसी को बताना मत, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। अपहरण किया है किसी का। 25 करोड़ हाथ आएगा, जल्दी फिरौती मिल जाएगी। उसे रखने के लिए जगह चाहिए। बता, यहाँ है जगह? लाख तेरे को भी दे देंगे, हमारा काम तसल्ली भरे ढंग से हो जाना चाहिए। वो युवक हड़बड़ाया सा दिखने लगा। देखता क्या है? विस्की के नशे में नाम सिंह बोला। सुना नहीं तूने कि हम अपहरण करता है हमने? चुप रहो, देवराज चांद बोला। नाम सिंह फौरन चुप कर गया। बोलो, यहाँ है ऐसी जगह या फिर कहीं और देखें? साहब जी, मैं तो यहाँ नौकर। मैंने पूछा है यहाँ ऐसी जगह है या नहीं। इन कमरों से काम नहीं चलेगा, गुप्त जगह चाहिए। है, वो हिचकिचाकर बोला। लेकिन इसके लिए तो आपको नारंग साहब से बात करनी पड़ेगी। नारंग क्या इस होटल का मालिक है जो? जी, वो मालिक ही है। आप कहें तो उनसे बात करूं? वो अपने ऑफिस में है। कर ले बात, नाम सिंह बोला। आप लोग चलकर वहीं बैठिए, मैं नारंग साहब से बात करके आपके पास आता हूं। चालाकी मत करना, देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। नारंग से भी कह देना कि हमारे साथ शराफत से पेश आए, वरना अंजाम बहुत खतरनाक। तो उसे जानता नहीं, ये हिंदुस्तान का। चुप, नाम सिंह ने फौरन होंठ बंद कर लिए। फिर संभल कर बोला। विस्की का नशा हो गया है लगता। अगला दृश्य। ये बहुत खतरनाक बात हो गई है, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। वो नारंग जो कोई भी है हमारे खिलाफ भी चल सकता है। हो सकता है वो पहले नील क्रिस्टो से बात करे कि वो कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देवराज चौहान सपाट स्वर में कह उठा। वेटर मान चुका है कि यहाँ किसी को छुपाने के लिए गुप्त जगह भी है। मेरे ख्याल में ताराराम को वहीं रखा गया है। इधर मैंने 25 करोड़ की बात करके यहाँ के मालिकों को मोटा लालच दे दिया है कि ना चाहते हुए भी वो मुझसे बात करें और यहाँ की गुप्त जगह के बारे में हमें बताएं, हमें दिखाएं। वो ये सोचें कि किसी तरह 25 करोड़ के हकदार वो बन जाएं। ये लालच तो उनके मन में आएगा जिससे वेटर बात करेगा। नाम सिंह ने सिर हिलाकर कहा। देखना यह है कि ताराराम हमें मिलता है कि नहीं। कहकर नाम सिंह ने तीसरे विस्की के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। ये क्या कर रहा है? जगमोहन ने टोका। मक्खी गिर जाएगी। विस्की के गिलास को ज्यादा देर इस तरह नहीं रखते। नाम सिंह ने गिलास उठा लिया। मक्खी गिर चुके उसमें। कोई बात नहीं, पेट में जाकर छन जाएगी। कहने के साथ ही नाम सिंह ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। अब बिल भी दे देना, नौबत नहीं आएगी। क्यों? इधर परमानेंट ठिकाना बन रहा है, वो फिरौती वाला मामला, बिल उसी में एडजस्ट हो जाएगा। पक्का हरामी है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। यहाँ की रौनक कम नहीं हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह हम ताराराम तक पहुंच जाएंगे? जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। कोशिश तो कर रहे हैं। ताराराम को भी यहीं कैद कर रखा है, नाम सिंह बोला। नशा उस पर सवार हो चुका था। जॉर्जी ने मुझे बेहोश करके मुझे भटकाने का नाटक किया कि मुझे यहां से कहीं और ले जाया गया है। लेकिन तुम लोग बाहर थे, मैं और जॉर्जी बाहर नहीं आए। वो कार और दोनों आदमी बाहर ही खड़े रहे। फिर ऐसे में मेरी मानो तो जॉर्जी को उठा लो। उस पर हीरोइन बनने का भूत सवार है। अगर उसका चेहरा खराब करने का डर दिखाया जाए तो सब बता देगी। जगमोहन कुछ कहने लगा तो नाम सिंह बोला। वो आ रहा है, छोकरा वेटर। बात बन गई लगती है, साला खुश है। इतने में वेटर पास आ पहुंचा। मैंने बात कर ली है, नारंग साहब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि वो यहाँ पर गुप्त जगह हमें देने को तैयार हैं, नाम सिंह ने कहना चाहा। आप चलकर बात कर लीजिए कि
देवराज चौहान उठा और जगमोहन को वहीं बैठने का इशारा किया। मैं और नाम सिंह होकर आते हैं। जगमोहन समझ गया कि उसे नजर रखने के लिए यहां रहने को कहा जा रहा है। अगला दृश्य। नारंग 55 बरस का कठोर दिखने वाला व्यक्ति था। उसका लाल सा चेहरा सूअर से मेल खा रहा था। उसकी आंखों में मक्कारी कूट कूट कर भरी नजर आ रही थी। उसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था। बार बार सूट को ठीक करना उसकी आदत में शामिल था। हेलो। देवराज चौहान और नाम सिंह के भीतर प्रवेश करते ही नारंग उठा और हाथ बढ़ाकर बोला, आप लोगों से मिलकर मुझे सच में खुशी हो रही है। मुझे नारंग कहते हैं। देवराज चौहान ने उसके बड़े हाथ को नजरअंदाज करके कुर्सी पर बैठ गया। नाम सिंह ने उसका हाथ थामा और हिलाकर छोड़ दिया। हमारे नाम पते फिर पूछना, काम की बात करो। नाम सिंह भी बैठ गया। नारंग पुनः बैठते हुए बोला, सुधीर बता रहा था कि आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति का अपहरण किया है कि जिसकी वापसी के लिए 25 करोड़ मिल सकते हैं। क्या सही कहा आपने? तो क्या हम आपको मजाक करते लग रहे हैं? नाम सिंह ने तीखे स्वर में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था। हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए बात को शुरू से ही शुरू करना ठीक है। नारंग ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, वैसे देखने में लगता तो नहीं आप लोग ये काम कर सकते हैं। तेरे को उठाकर ले जाएं? नाम सिंह ने उसकी आंखों में झांका। वो विस्की की मस्ती में था। क्या मतलब? तेरे को उठाकर ले जाते हैं तब यकीन आ जाएगा कि हम ये काम कितने बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। नारंग नाम सिंह को देखने लगा। आप दोनों की दाढ़ी मूंछें नकली हैं। एकाएक नारंग कह उठा। तो तू क्या समझता है कि तेरे पास असली दाढ़ी मूंछें लगाकर आएंगे? नाम सिंह मुंह बनाकर बोला। बेहतर होगा तुम अपने काम की बात करो। कम से कम अपने नाम तो बता दो। वो फिर सही। देवराज चांद ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। तेरे को पता है हम किस काम के लिए आए हैं? सुधीर ने बताया है कि तुम लोगों ने ऐसे आदमी का अपहरण कर रखा है जिसे छोड़ने के बदले आप लोगों को 25 करोड़ मिलेंगे। इस वक्त शिकार को छिपाने के लिए आप लोगों को जगह चाहिए। नारंग का सुअर जैसा मुंह हिला। हाँ, यही बात है। कौन है वो जिसका अपहरण किया है? हमारे शिकार के बारे में जानने की चेष्टा मत करो। देवराज चौहान बोला। हमें जगह दो और बदले में तुम नोट लो। वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि पुलिस भी छापा मारे तो पकड़ ना सके। दो पल चुप रहने के बाद नारंग बोला, शिकार के बारे में जानना जरूरी है कि वो कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल को मेरे लिए मुसीबत बन। तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम अपना नोट बोलो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। नारंग के होंठ सिकुड़े। कुछ पल शांत ढंग से मुस्कुराया। अगर शिकार के बारे में बताते हो तो 50,000 रोज के। शिकार की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी। परिंदा भी उसे छू नहीं सकेगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे और काम कर। 50,000 ज्यादा हैं। देवराज चांद ने कहा। ज्यादा फायदा मत उठाओ। नारंग उसे देखा नारंग ने उसे देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, 40 दे देना। जगह दिखाओ, उसके बाद देखते हैं। कितने दिन रखना है शिकार को? कुछ कहा नहीं जा सकता। हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। अभी कहाँ रखा है? हमारे एक साथी ने उसे खास जगह पर संभाल रखा है। वहां से उसे लाना पड़ेगा। देवराज चांद की आवाज में लापरवाही थी। नारंग उठा और मुस्कुराकर बोला, आओ तुम्हें जगह दिखाता हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे। अगला दृश्य। नारंग के साथ सुधीर भी था। वो देवराज चौहान और नाम सिंह को साथ लिए उन्हीं कमरों की कतार में पहुंचा जहां वो दोनों पहले आ चुके थे। वहां आते ही देवराज चौहान बोला, ये जगह हम देख चुके हैं। किसी को छुपाने के लिहाज से ये जगह ठीक नहीं है। नारंग का सुअर जैसा मुंह मुस्कान में फैलता चला गया। ये तो दिखावा है। मैं आप लोगों को कहीं और ले जा रहा हूं। जल्दी चलो। नाम सिंह 3 पैगों की मस्ती में था, परंतु पूरे होश में था। नारंग सुधीर के साथ एक कमरे में प्रवेश हुआ और उनके भीतर आ जाने पर दरवाजा बंद किया और नारंग ने सुधीर को इशारा किया। सुधीर आगे बढ़ा और उस छोटे से कमरे के एक कोने से फट्टा उठाया। फिर दूसरा फट्टा उठाया। इस तरह 4 फट्टे उठाए तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। आओ, कहते हुए नारंग आगे बढ़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। फिर सुधीर और वो दोनों। खुफिया रास्ता अच्छा है,
कोई नहीं कह सकता कि यहां से नीचे रास्ता जाता है। नाम सिंह कह उठा। वो 10 सीढ़ियां थी। नीचे उतरते ही नाम सिंह के 3 में से 2 पैगों का नशा फौरन गायब हो गया। एक ही नजर में वो पहचान गया था कि यही वो जगह है जहां जॉर्जी उसे लाई थी। यहीं पर ताराराम कैद है। उसने हड़बड़ाकर देवराज चौहान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। नाम सिंह ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। नारंग कह रहा था, ये वो जगह है, वो सामने कोठरियां बनी हुई, किसी को भी वहां बंद करके रखा जा सकता है। यहाँ पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं पहुंच सकता। ऐसी जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल गई। सच में ये जगह मुझे पसंद आई। उन कोठरियों को दिखाओ। सुधीर, दिखा दो। जी। देवराज चौहान और नाम सिंह को सुधीर ने 5-6 कोठरियां दिखाई, परंतु वो नहीं दिखाई जिसमें ताराराम बंद था। देवराज चौहान ने नारंग को देखा। मुझे ये जगह जची है, मैं अभी शिकार को लेकर आता हूँ। देवराज चौहान बोला। ये दरवाजा क्यों नहीं खोला? इसमें कोई है। नारंग मुस्कुराया। कैदी? हाँ। क्या मैं उसे एक नजर देख सकता हूँ? तुम? नारंग के चेहरे पर उलझन उभरी। मेरे शिकार ने भी अब यहीं रहना है, मेरा आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में अगर यहाँ कोई है तो उसे एक नजर देखना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। दिखा दो। नारंग ने सुधीर को इशारा किया। सुधीर ने आगे बढ़कर बाहर से दरवाजा खोला और पल्ला धकेल दिया। नाम सिंह जानता था कि इसी में ताराराम है। देवराज चौहान खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। ठिठका कोने में ताराराम बैठा नजर आया। हालांकि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो कमजोर था। यहाँ रोशनी भी कम थी। एक ही निगाह में वो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन देवराज चौहान ने पहचान लिया कि वो ताराराम ही है। ताराराम शांत निगाहों से उसे देख रहा था। हमारा कैदी कैसा लग रहा? नारंग भीतर आकर हंसकर बोला। बहुत बढ़िया। तुम अपने शिकार को ले आओ, मैं सारा इंतजाम। तभी देवराज चौहान ने फुर्ती से अपनी बाह आगे की और नारंग की गर्दन पकड़कर उसे जोर से फटका दिया। वो लड़खड़ाकर सीधा सामने की दीवार से जा टकराया। कंधा दीवार से लगा तो उसके होंठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। वो संभला। उसने देवराज चौहान को देखा। सुधीर के चेहरे पर भी हैरानी आ गई। ताराराम की आंखें सिकुड़ी। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? नारंग गुर्राया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दी। नारंग की आंखें फैल गई। सुधीर ने भागना चाहा कि नाम सिंह ने उसे उसी पल उसकी बाह पकड़कर तीव्र झटके से उसे नीचे गिराया और उसकी छाती पर पांव रखकर दबाव डाला। हिलना मत। नाम सिंह बचे खुचे नशे में गुर्रा उठा। नहीं हिलता। सुधीर घबराया सा कह उठा। उधर जब ताराराम ने उसकी आवाज पहचानी तो हैरानी से कह उठा। नाम सिंह? हाँ मैं। नाम सिंह छाती फुलाकर बोला। चिंता मत करो, देवराज चांद है मेरे साथ। मैं तेरे को लेकर जाएंगे। ताराराम चौंक कर देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान? नारंग के होंठों से निकला। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? देवराज चौहान ने दांत भींचे आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल नारंग की छाती पर रख दी। मुझे मत मारना, मैं तो नौकर हूं। नारंग जल्दी से घबराकर कह उठा। मैं होटल का मालिक नहीं हूं। कौन है मालिक? नील क्रेस्टो, वो नेता। नारंग ने होंठे नारंग ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मुझे मत मारना। मुझे कैसे जानते हो? तुम तुम तो नेताजी के लिए काम करने वहां जंगल में गए थे। बात पुरानी हो गई है, देवराज चांद ने खतरनाक स्वर में कहा। लेकिन तेरे को कैसे पता? कस्तूरी लाल ने बताया था। नारंग ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। तुम्हें देने के लिए मैंने ही 50 लाख का इंतजाम करके उसे दिया था। मुझे सब पता है। देवराज चौहान खामोश खड़ा उसे खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। मेरा कोई कसूर नहीं। नारंग सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोला। मैं ताराराम को यहां से ले जाना है मैंने। देवराज चौहान ने उसकी छाती पर रखी रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ा दिया। इस बारे में तू क्या कहता है? मैंने क्या कहना है? नारंग फीके स्वर में बोला। नेताजी से कह दूंगा कि ताराराम को देवराज चौहान ले गया। ताराराम को लेकर बाहर चलो। तुम आगे रहोगे और हम तुम्हारे पीछे। जहां तुमने कोई गड़बड़ की वहीं गोली मार दूंगा। मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल से ताराराम की तरफ इशारा किया। नारंग कांपती टांगों से ताराराम की तरफ बढ़ा। नाम सिंह ने सुधीर की छाती से जूता हटाया और कह उठा।
उठ खड़ा हो के दीवार से चिपक जा, बंदा बने रहना। सुधीर ने फौरन ऐसा ही किया। वो डर से कांप रहा था। नारंग ने ताराराम को उठाया। ताराराम कमजोरी महसूस कर रहा था। नारंग ने सहारा देना चाहा। मैं अपने आप चलूंगा, ताराराम बोला। नारंग पीछे हट गया। चलो। ताराराम ने देवराज चौहान को देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहां से निकल रहा हूं। नाम सिंह, इसे ले जाओ। नाम सिंह और ताराराम बाहर निकले। नारंग घबराया से उनके पीछे था। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दस्ता उसके सिर के पीछे वाले हिस्से पर दे मारा। नारंग के होंठों से कराह निकली और दोनों हाथों से सिर को थामे दरवाजे से टकराता नीचे गिरता चला गया। नाम सिंह और ताराराम ने फौरन ठिठक कर पीछे देखा। अच्छा किया, ताराराम दांत भींचकर बोला। साथ चलता तो हमारे लिए मुसीबत बनता। देवराज चौहान ने सुधीर को देखा। मुझे मत मारना, दीवार के साथ सटा सुधीर डर कर चीखा। मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत, देवराज चौहान आगे बढ़कर शांत स्वर में बोला। तुम मरने नहीं जा रहे। कुछ देर के लिए बेहोश। सच कह रहे हो? मैं मर तो नहीं जाऊंगा, सुधीर कांपते स्वर में बोला। नहीं मरोगे। मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। सुनो, मेरा विश्वास करो। मैं नारंग साहब के होश में आने तक यहीं रहूंगा। किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। पीछे से तुम लोगों के लिए खतरा भी नहीं बनूंगा। वाह, ताराराम हौले से हंसा। ये चेला तो बहुत समझदार है। मुझे बेहोश मत करना, सुधीर कहे जा रहा था। मैं ईमानदारी से यहीं। मेरी तरफ पीठ करो। मुझे डर लग रहा है, सुधीर ने कांपते स्वर में कहा। कहीं मैं मर ना जाऊं। देवराज चांद ने रिवॉल्वर सीधी पकड़ी और सुधीर की छाती पर रख दी। ये क्या कर रहे हो? मुझे मत मारना, सुधीर ने सूखे स्वर में कहा और दीवार की तरफ घूम गया। तुमने जो कहा है मैंने वही किया। गोली मत चला देना, आराम से मुझे बेहोश करना। दर्द नहीं। उसी पल देवराज चौहान की रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर पड़ी। वो कराह कर बेहोश होता नीचे गिरता चला गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलटता हुआ बोला, निकलो यहां से। अगला दृश्य। ताराराम को लेकर देवराज चौहान और राम सिंह बाहर आ गए। कोई परेशानी नहीं हुई। रेस्टोरेंट के हॉल में पहुंचते ही देवराज चौहान बोला, तुम इसे लेकर बाहर खड़ी कार तक पहुंचो नाम सिंह। मैं जगमोहन को लेकर आता हूं। नाम सिंह ताराराम के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। जगमोहन देख चुका था देवराज चौहान को। चलो। पास पहुंचकर देवराज चौहान बोला, काम हो गया? जगमोहन के होंठ गोल हुए। हाँ, नाम सिंह ताराराम को लेकर बाहर खड़ा है। जगमोहन फौरन उठ खड़ा हुआ। वो ताराराम था, दाढ़ी वाला। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया। वो कहाँ गए? बाहर हैं। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से निकलकर बाहर पहुंचे। नाम सिंह और ताराराम कार से टेक लगाए खड़े थे। दोनों ने सिगरेट सुलगा ली थी। नाम सिंह के सिर पर सवार नशा उतर चुका था। इस बात को कभी नहीं भूलना ताराराम, कि मैंने तुम्हें कैद से निकाला है। नाम सिंह बोला, मैं ही देवराज चौहान को लेकर आया था कि वो तुम्हें कैद से निकाले। तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। वो देवता का पत्थर कहाँ है जिससे खजाना पाया जा सकता है? वो बहुत सुरक्षित जगह पर रखा है। देवराज चौहान अब तेरे से उस पत्थर की बात करेगा। वो पत्थर मांगेगा। तू क्या चाहता है, मैं वो देवता का पत्थर उसके हवाले कर दूं कि वो खजाना पाले? ताराराम बोला, तूने वादा किया था कि अगर तुझे कैद से निकाल। किससे वादा किया था? ताराराम उखड़े स्वर में बोला, तेरे से या देवराज चौहान से? मेरे से। नाम सिंह ने उसकी आंखों में झांका। तेरे मेरे में सब चलता है। ताराराम मुंह बनाकर कह उठा, इतने बड़े खजाने की चाबी मैं देवराज चौहान को? देवराज चौहान का कहना है कि देवता का पत्थर वापस पाने के लिए बस्ती के खतरनाक लोग शहर आ पहुंचे हैं। वो पत्थर के साथ साथ तेरी जान भी। देवराज चौहान जो कहता है कहने दे, ताराराम मुंह बनाकर बोला। कभी वो नील क्रेस्टो जैसे हरामी के लिए काम करने लगता है तो कभी बस्ती वालों के लिए पत्थर ढूंढने लगता है। उसने जो मुझे बताया वो उसकी मजबूरी। नाम सिंह, ताराराम एकाएक दबे स्वर में बोला, अब देवराज चौहान मेरे लिए मुसीबत बनेगा। यहां से खिसक ले। ये सब खजाना पाना चाहते हैं क्या? नाम सिंह हड़बड़ा उठा उसकी बात सुनकर। तू फिक्र क्यों करता है? तेरे को खजाने से इतनी रकम दूंगा कि तू और तेरे परिवार वाले
सारी उम्र बैठकर खाते रहें तो दौलत खत्म नहीं होगी। दोनों भाई चुपचाप खजाना ले आएंगे। ये क्या कह रहा है? मुझे घबराहट हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, जल्दी से यहां से भाग ले। देवराज चौहान आ गया तो? ताराराम के शब्द मुंह में ही रह गए। उसकी आंखें अजीब से ढंग में फैलती चली गई। वो अंधेरे में एक तरफ देख रहा था। ताराराम, क्या हुआ तेरे को? ताराराम ने भय भरे अंदाज में सूखे होंठों पर जीभ फेरी। नाम सिंह, वो देख, वो बस्ती वाले। नाम सिंह ने फौरन गर्दन घुमाकर देखा। कुछ ही दूर रेस्टोरेंट के सामने फोन के खंभे से सटा एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका चेहरा रेस्टोरेंट के नियॉन साइन की रोशनी में मध्यम सा चमक रहा था। वो? नाम सिंह के होंठों से निकला। हाँ, मैंने उसे बस्ती के आसपास कई बार देखा था। जोड़ा नाम है इसका, ताराराम सूखे स्वर में कह रहा था। देवराज चौहान सच कह रहा था कि बस्ती वाले शहर में देवराज चौहान और जगमोहन भी आ रहे हैं। ताराराम ने रेस्टोरेंट की तरफ देखा तो दोनों को इसी तरफ आते पाया। तू बच नहीं सकता ताराराम, नाम सिंह बेचैनी से बोला। वो पत्थर तो तुझे वापस देना ही होगा। देवराज चौहान कह रहा था कि बस्ती के लोग पत्थर के साथ साथ तेरी जान भी ले लेना चाहते हैं। देवराज चौहान और जगमोहन पास आ पहुंचे। यहाँ खड़े रहने में खतरा है, देवराज चौहान बोला। नारंग को कभी भी होश आ सकता है। यहां से निकलो। वो सब कार में बैठे। नाम सिंह को ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा देवराज चौहान ने। ताराराम छिपी नजरों से दूर खड़े जोड़ा को देख रहा था। तुम अपने घर पर ही चलो नाम सिंह, देवराज चौहान बोला, वहीं बात करेंगे। कार आगे बढ़ गई। रात का 1:30 बज चुका था। हर तरफ अंधेरा और रात की सुनसानी थी। जगमोहन ने ताराराम को देखा और व्यंग से कह उठा, तू तो बहुत सयाना निकला, बस्ती में पहुंचते ही देवता का पत्थर ले भागा। ताराराम ने बगल में बैठे जगमोहन को देखा। जवाब में कुछ नहीं कहा। तेरे जाने के बाद बस्ती वालों ने मुझे पकड़ लिया कि मेरे साथ आए लोगों ने उनके देवता का पत्थर ले लिया है। वो मुझे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन बिल्ला की वजह से बच गए। परंतु उन्हें देवता का पत्थर लौटाने और तुम्हें खत्म करने का वायदा उनसे करना पड़ा। जगमोहन ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या मुझे खत्म करोगे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो बस्ती वाले हमें खत्म कर देंगे। तुम्हें बता दूं कि जोड़ा, भेड़ू और बिल्ला शहर में आ चुके हैं, हमारे आसपास ही हैं। वो खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले। मेरी जान लेकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? ये तो वो लोग जाने जो तुम्हें मारना चाहते हैं। शायद वो तुम्हें इस बात की सजा देना चाहते हैं कि तुम उनके देवता का पत्थर उनकी बस्ती से ले आए। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो लोग बहुत गुस्से में हैं। देवता का पत्थर लेने से पहले तो वो मुझे मारने से रहे। ताराराम एकाएक सख्त स्वर में कह उठा। क्या मतलब? मैं उनके हवाले देवता का पत्थर नहीं करूंगा तो वो मुझे जिंदा रखेंगे, ताकि मैं उन्हें पत्थर का पता बता सकूं। जगमोहन ताराराम को देखने लगा। हो सकता है वो देवता का पत्थर मिलने के लालच में तुम्हें जिंदा न रखें और मार दें। मेरे ख्याल में वो पत्थर जरूर पाना चाहेंगे। उस पत्थर की वो लोग पूजा करते हैं। नाम सिंह सामान्य स्पीड में कार दौड़ाए जा रहा था। बिल्ला भी यहाँ है? ताराराम ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ, वो तो मर गया था। बच गया, मरते मरते बचा वो, वरना तुम्हारे साथियों ने उसे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जगमोहन ने उसे देखा। ताराराम ने कुछ नहीं कहा। कार में चुप्पी सी आ ठहरी थी। तभी जगमोहन ने कहा, विकास, अशोक, सोनू और अजीत को किसने मारा? नील क्रेस्टो और उसके आदमियों ने। हम गलती से रात के अंधेरे में उनसे टकरा बैठे। उन्होंने हमारी बातों से इस बात को जान लिया था कि हम बस्ती से देवता का पत्थर ले आए हैं। तब हम नहीं जानते थे कि अंधेरे में पास ही नील क्रेस्टो और उसके आदमी हैं और वो सब कुछ सुन रहे हैं। आगे बैठे देवराज चौहान ने कहा, वो लोग बस्ती के पास के जंगल में कैसे आ गए? मैं तो वहीं उन्हें छोड़कर आया था जहां वो डेरा जमाए बैठे थे। ये मैं नहीं जानता, ताराराम ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि देवता का पत्थर पाने के लिए उन लोगों ने हम पर वैश्यों की तरह अचानक हमला बोल दिया। हम संभल भी ना सके और मेरे देखते ही देखते अजीत और सोनू मारे गए। मैं, अशोक और विकास भाग निकले, बिछुड़ गए आपस में। भागते भागते हम तीनों के रास्ते अलग हो गए। कोई खबर नहीं कि कौन किधर गया। मैं बचता हुआ इधर उधर भागता रहा। 3 दिन बाद भटकता हुआ गांव पहुंचा। वहां भी खतरा था, लेकिन बिल्ला का घर खाली पड़ा था। वहां कोई भी नहीं था। मैं वहीं छिप कर रहा।
15 दिन वहीं रहा, सुरक्षित रहा उधर। कोई ना आया मुझे पूछने, मुझे ढूंढने। उसके घर में खाने का जो सामान पड़ा था वही बना बना कर काम चलाता रहा। उसके बाद छिप छिप कर बाहर निकला और वापस इसी शहर में आ गया। खजाना कौन क्यों नहीं लिया? देवता का पत्थर तो तुम्हारे पास था, जगमोहन ने टोका। उस वक्त हर तरफ खतरा था। बस्ती वाले भी हर तरफ मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं अकेला था। ऐसे में अगर खजाने की ऐसे में अगर खजाने तक सुरक्षित पहुंच भी जाता तो उसे लाता कैसे? मेरे सारे साथी मारे जा चुके थे। तब मैंने यही सोचा कि साल 6 महीने बाद आऊंगा खजाना लेने के पूरे इंतजाम के साथ। उस समय तक बस्ती वाले भी कुछ लापरवाह हो चुके होंगे कि जो देवता का पत्थर ले गया अब वो नहीं आएगा। बहरहाल इसी दौरान मुझे विकास और अशोक के बारे में खबर मिल गई कि वो भी मारे गए। नील क्रेस्टो के आदमियों ने उस पत्थर को पाने के लिए मेरे चारों साथियों को मार दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। नील क्रेस्टो जैसे नेता से बदला भी नहीं ले सकता था। इधर अपने विश्वासी आदमी से मिला और उसके ठिकाने पर चुपचाप छिप गया। बहुत थका हुआ था, महीनों की भाग दौड़ से। तब सिर्फ 10 घंटे की नींद ही ली थी कि नील क्रेस्टो के आदमियों ने मुझे थप्पड़ मारकर नींद से उठाया। मेरा वो विश्वासी आदमी नील क्रेस्टो ने खरीद लिया था। नील क्रेस्टो को अंदाजा हो गया कि मैं शहर आया तो किस किस के पास छिप सकता हूँ। वो तो पहले ही वापस आ गया था। उसने मेरे सब विश्वासी पहचान वालों को खरीद लिया। यही वजह रही कि मैं शहर आते ही नील क्रेस्टो के हाथों में पड़ गया। यानी कि उस वक्त पत्थर तुम्हारे पास नहीं था? नहीं। ताराराम ने गंभीर स्वर में इंकार में सिर हिलाया। वो तो मैंने कहीं छिपा दिया था। नील क्रेस्टो ने बहुत कोशिश की कि मेरे से देवता का पत्थर पाले। कई तरह का लालच दिया, लेकिन मैं उस हरामी को जानता था कि वो किसी तरह से विश्वास के काबिल नहीं। घटिया इंसान है वो। देवता का पत्थर कहाँ रखा है? जगमोहन ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? देवता का पत्थर तो तेरे को बस्ती वालों को लौटाना। तभी नाम सिंह ने कार का ब्रेक दबा दिया। कार में छोटे से भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए। फिर सब कुछ सामान्य हो गया था। कार रुक चुकी थी। पीछे से आती एक कार ओवरटेक करके उनकी कार के आगे आ चुकी थी। नाम सिंह तुरंत ब्रेक लगाकर कार ना रोकता तो दोनों कारों ने जबरदस्त ढंग से टकरा जाना था। वो सब संभले। कौन पागल है जो इस तरह कार के आगे आ गया? जगमोहन तीखे स्वर में बोला। सबकी नजरें सामने के शीशे के पार आगे वाली कार पर थी। देवराज चौहान कार से उतरते देवराज चौहान से देवराज चौहान कार से उतरते लगा कि ठिठक गया देवराज चौहान कार से उतरने लगा कि ठिठक गया। उनके देखते ही देखते आगे वाली कार का दरवाजा खुला और बिल्ला बाहर निकला। उसे देखते ही ताराराम का चेहरा फक पड़ गया। ड्राइविंग डोर खोलकर भेड़ू बाहर आ गया। बेटे ताराराम, जगमोहन कोट कठोर स्वर में कह उठा, अपना किया भुगत। ये मुझे मार देंगे। ताराराम फीके स्वर में कह उठा। तो इनके देवता का पत्थर ले भागा था। ऐसे में इन्हें पूरा हक है कि ये तेरी जान ले लें। जगमोहन की निगाह सामने थी। मैं मैं मुझे बचा लो। ताराराम कांपते स्वर में कह उठा। अच्छा हुआ जो मैं ताराराम के साथ खजाना लेने नहीं गया। नाम सिंह होंठों ही होंठों में बड़बड़ा उठा। तभी देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। कहानी वाकई अच्छे मोड़ पर आ गई अब। और इस कहानी के इस नॉवल के पन्ने भी मुझे लग रहा है 2202 पे आ गए हैं। कुल इसके हैं जी 224। 20 पन्नों का अगला एपिसोड होगा। ठीक है, फिर अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल कहानी वार्ता को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करिए। मैं आपका दोस्त विक्रम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। एक साथी ने कमेंट किया था कि देवराज चौहान, तो हाँ, मेरी पहले कोशिश देवराज चौहान की सीरीज को ही निपटाने की है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 घंटे का एपिसोड तो रिकॉर्ड हो, वरना सुनने का कोई मजा नहीं आता आधे आधे घंटे के एपिसोड्स का। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स ऐसा करते हैं। तो कम से कम 1 घंटे का एपिसोड तो जरूरी होना चाहिए। तो ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद,